धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल और अब तो ईरान के साथ साथ लेबनान से जुड़ी हुई खबरों की। और आज खास फोकस करेंगे लेबनान और ईरान की रणनीति को लेकर, क्योंकि हिजबुल्लाह ने जंगबंदी का ऐलान कर दिया। क्या हमास को अकेला छोड़ दिया या नेतन्याहू ठाड़े के सामने जंगबंदी करने को तैयार हो गया है और कमजोर के सामने जंगबंदी करने को तैयार नहीं हो रहा है? कैसे इस पूरे घटनाक्रम को देखा और समझा जा सकता है, हर पहलू से आपको रूबरू कराने की करेंगे कोशिश, क्योंकि हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं कृष्णकांत जी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी और गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। बड़ी खबर ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आ रही है। चर्चाएं चल रही थी कि इमरान खान ने भी आवेदन किया चांसलर बनने के लिए, लेकिन अब तो वहां कंजर्वेटिव पार्टी यानी ऋषि सुनक की पार्टी के किसी नेता को 10 साल के लिए बैठा दिया गया है। हाँ, जहां तक उनका जो भी बेसिक क्राइटेरिया बनता है उसमें इमरान खान नहीं आते थे, हालांकि वहीं के प्रोडक्ट है। इसके बावजूद बहुत सारा कुछ चीजें होंगा कि किस देश के बनने दें, स्वतंत्र है कि नहीं है, क्या उनका बैकग्राउंड रहा है, वगैरह वगैरह। उन्होंने कारण पूरा बताया नहीं, लेकिन वह उनके पर वोटिंग में नहीं हुआ। मुख्य वोटिंग जिसकी आपने बात की यानी विलियम हेग, कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर रहे हैं पहले, और उस हिसाब से उनकी क्या सोच होगी नहीं होगी इसका हम अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे अंतर नहीं पड़ता है, भली वो लेबर पार्टी से जुटे हो, दोनों आजकल तकरीबन गठमगढ़ हो चुके हैं एक दूसरे में। और इनको वोट मिला 12,609। महत्वपूर्ण इसलिए मैं बता रहा हूं कि इनके विपक्ष में एक लेडी का आया। उम्मीद किया जा सकता था कि 800 वर्षों के बाद पहली बार जो 1224 से चला आ रहा है ये यूनिवर्सिटी, काफी पुराना है, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, और एलिशा एग्नियोलिनी करके कोई है, और उनको केवल 11,006 मिले। थोड़ी वोटें से आ रही है, ज्यादा से नहीं आ रही है। इधर 11,000 उधर 12,000, यानी एक वोट से। उतने लंबे में करें तो कोई ज्यादा नहीं, 1,000 वोट उस हालत में। खैर, ये बन गए और अगले 10 वर्षों के लिए है, और इसका हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ना बधाई दे सकते हैं जी। चलिए, लेकिन इसको पीटीआई से जोड़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। पीटीआई को जहां ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चुनाव में धक्का लगा है, वहीं पीटीआई को बैन किया जा रहा है बाकायदा विधानसभा में प्रस्ताव लाकर बलूचिस्तान की। एक घटना मुझे याद आ रही, शायद मैंने पहले भी चर्चा की हुई है, कि नेहरू अपने समय में जब प्रधानमंत्री थे तो टाटा से नाराज हुए थे, पहुंच गए थे वहां पर। स्वतंत्र पार्टी या उस समय का बीजेपी का जो पूर्वज था जनसंघ, उसके किसी पार्टी को यानी दक्षिणपंथी पार्टी को उन्होंने चंदा दिया था। तो नाराज होकर उनके पास पहुंचे थे कि उनको चंदा आपने क्यों दिया, चंदा लेने वाला तो हम हैं। तो उन्होंने कहा कि नेहरू जी, ऐसा है कि हमें आप पे पूरा भरोसा है, आप जो समाजवाद की बात करते हैं वो हमें मालूम है किसके लिए करते हो, हमारे ही लिए समाजवाद है। लेकिन यदि कल आप हार गए और कम्युनिस्ट पार्टी बढ़ रहा है तो हम किसके साथ जाएंगे? हम दिखाने के लिए तो कोई विपक्ष में कोई चेहरा होना चाहिए। आज कम्युनिस्टों का इतना पतन हो चुका है कि विपक्ष की जरूरत नहीं। जो सत्ता में है वो अपने ही सगे संबंधियों को, अपने ही चचेरे भाई बंधुओं को मार रहे हैं, और वही नजर आ रहा है। ये पीपीपी वाले जो भुट्टो और मुस्लिम लीग सब मिलके पीटीआई को बैन करना चाहते हैं कि इनका मुख्य जो खतरा है इनके ऊपर, पूंजीवाद के ऊपर नहीं, इनके ऊपर जो खतरा है उसको हम नेस्तनाबूद कर दे। वैसे ही जैसे शुरुआती दौर में नारा दिया गया था 2014 में, कांग्रेस विहीन भारत, जबकि कांग्रेस अब काफी तेजी से उस समय से बढ़ा है। यदि स्वतंत्र चुनाव होता तो कांग्रेस इनसे आगे भी बढ़ सकती थी जी। तो इस्लामाबाद में बहुत सारे कार्यकर्ता मारे गए, उनकी संख्या को लेकर जहां एक और तमाम चीजें चल रही हैं। सरकार के अपने दावे हैं, वो कह रही हैं कि ये लोग जलाव और घिराव की राजनीति करते हैं और इस राजनीति को अब खत्म करना पड़ेगा। क्या पीटीआई की जो सरकार के खैबर पख्तूनख्वा में चल रही है उस पे को भी खत्म कर देंगे, राष्ट्रपति शासन लगा देंगे वहां पे, और जो पार्टी है उसका वजूद ही मिटा दिया जाएगा? करने की तो कोशिश है, लेकिन वजूद नहीं मिटा सकेंगे, किसी न किसी दूसरे रूप में आएगा। क्योंकि जरूरी है इन दक्षिणपंथी राजनीतिक पार्टियों में कि दो चेहरा रहे, भले ही कितना आपस में मिल जाए। जैसे अभी हमने बात की कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी की इंग्लैंड में, या डेमोक्रेट और रिपब्लिकन की अमेरिका में, वैसे जरूरत है वहां भी, पाकिस्तान में भी, कि दो पार्टी हो। नहीं होने से जो हंगामा होता है कि कम्युनिस्ट पार्टी अपने आप में आके, चूंकि वर्किंग पार्टी की बात है, मेहनत कश जनता की बात है, उनके दो पार्टी की जरूरत नहीं है।
उनकी एक ही पार्टी होती है। दो पार्टी तब होती है जब दिखावे के लिए होता है या क्षेत्रीय दल खड़ा होते हैं। तो उस हालत में होना जरूरी, ये खत्म हो जाएंगे तो कहीं और होगा। वैसे मुस्लिम लीग है, दूसरे तरह के हैं, कहीं ना कहीं से उनको जबरदस्ती बढ़ाया जाएगा ताकि विपक्ष में बना रहे, जनता को भ्रमित किया जा सके कि चुनाव से हम एक अच्छी पार्टी लाएंगे। जी चलिए बांग्लादेश का रुख करते हैं। वहां पर पहले एक तथाकथित पुजारी को गिरफ्तार किया गया, अदालत ने उसको जमानत नहीं दी, फिर उसके बाद एक वकील की हत्या कर दी गई, वकील प्रोटेस्ट करने लगे, और अब हमारे यहाँ जो है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर खूब बवाल मचाया जा रहा है। आपके पास क्या क्या जानकारियां हैं वहां से? अब जहां तक चिन्मयी कृष्णा की बात है, भले ही वहां पे कुछ आक्रमण हुए हो, वास्तव में हुए भी हैं, और यदि हम सही में उसके अंदरूनी मामलों में जाए तो ऐसा लगता है कि बदला लेने के लिए, जमीन के मसलों के लिए, कि अब चूंकि बहुमत में मुस्लिमों की तथाकथित सरकार आ गई है, इसलिए हिंदू ठिकानों पर आक्रमण हुए हैं। और भारत की तुलना में बहुत कम है जहां जिस तरह की यहाँ के अल्पसंख्यकों के, यहां तक कि चर्च के अगेंस्ट भी काफी आक्रमण किए गए हैं, संख्या में, सैकड़ों की संख्या में। तो चिन्मय कृष्णा जो है, जो हंगामा दिखा रहे हैं, इस्कॉन की तरफ से कर रहे हैं, इनको इतनी आजादी है कि कोर्ट के अंदर में इनके पार्टी के लोग हंगामा करते हैं, एक बड़ी सी भीड़ इकट्ठा करते हैं, वकील को भी मार देते हैं। तो इसका मतलब यह है कि पूर्ण रूप से वहां पे अभी भी जिस अलगाववादी नीति को वहां की पार्टी कोशिश कर रही है अभी नहीं हुआ है, उसमें टाइम लगेगा। और उसके आधार पर लोग मांग कर रहे हैं कि इस्कॉन के ऊपर ही हम बैन लगा दें। लग सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे यहां भी कई पार्टियों को लगाया है। जब हमारे शुरुआती दौर में वल्लभ भाई पटेल थे तो उनके नेतृत्व में आरएसएस पर बैन लगा गया था कि यह एक देशद्रोही पार्टी है और यह एक आतंकी पार्टी है। इन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की या करवाई, जैसे भी उसमें शामिल थे, और इनकी जो भी नीतियां बनती है वो अंग्रेजों के मुखबिरी से काम से लेकर देश के खिलाफ, देश के संविधान के खिलाफ, देश के झंडा को जलाने तक के कार्यक्रम इन्होंने किए। बाद में किसी न किसी वजह से नेहरू पिघल गए और उसका नतीजा आज हम भुगत रहे हैं। खैर, जो भी हो, तो वहां पे सब काफी संभव कि इस्कॉन पे ये लोग कर दें और ये दिखाने की कोशिश करें कि जो हिंदू संगठन है वो आतंकवादी है और हिंदुओं की संख्या बढ़ रही है, जैसे यहां पे कर रहे हैं। कल ही किसी से बातचीत चल रही थी, कहा गया कि पुणे में क्यों नहीं अब जाते? कहीं नहीं, पुणे तो अच्छा जगह है, लेकिन मुसलमान 80% हो जाएंगे, कुछ ही समय में 100% हो जाएंगे। अब ऐसी अफवाहें बिना धड़ के, बिना आधार के वहां भी फैलाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और बांग्लादेश में जो कपड़े का व्यापार था, जो पूंजीपति वर्ग थे, वह चाहते हैं कि किसी भी तरह से मजदूर वर्ग उनके खिलाफ में ना आए, इसलिए जरूरी है कि वहां पे हिंदू मुस्लिम करवाया जाए। जी, म्यांमार के सैन्य शासक के खिलाफ भी आईसीसी का वारंट जारी करने की मांग की गई है। मांग की गई है, कर दिया गया है। मैं बड़ा श्योर नहीं, मेरे हिसाब से शायद कर दिया गया है, मैं गलत समझाऊंगा। मिंग ओंग हलिंग उनका नाम है, जो जनरल है वहां का, और उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने जब से वो सत्ता में आए हैं, रोहिंग्या के खिलाफ उन्होंने आर्मी के थ्रू जनसंहार करवाया है, बलात्कार करवाए हैं, और जानबूझ के नियोजित ढंग से उनके सफाई करने की कोशिश की गई है, जिसमें करीब करीब 10 लाख लोग से अधिक वहां के भाग गए हैं पड़ोसी देश बांग्लादेश में, बाद में शायद इंडोनेशिया में। और इसलिए उनके खिलाफ वारंट इशू किया गया है, जबकि इन्होंने कहा है कि आई डोंट गिव अ डैम अबाउट इट, यानी उसकी हमें कोई चिंता नहीं है, ना हम आईसीसी को मानते हैं, ना उसकी करेंगे। ठीक उसी तरह जिस तरह से नेतान्याहू और दूसरे लोग कहते हैं। जी, सही बात है। नेतन्याहू तो यहाँ तक कह रहे हैं कि हमने तो साइन ही नहीं कर रखे हैं आईसीसी के उस अनुबंध पे जिसके तहत आईसीसी अगर कोई वारंट जारी होगा तो उसमें गिरफ्तारी की जाएगी। तो जब हमने साइन ही नहीं करे तो उसे माने क्यों? खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। जर्मनी के कल राजनयिक को भगा दिया था रूस से, आज 2 पत्रकारों को खदेड़ दिया है वहां से, और ये सब उस दौरान हो रहा है जब रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो पहुंचे हुए कजाकिस्तान। कल इन्होंने भगाया था, कल या परसों भगाया था यूके के राजनयिक को। अच्छा, आज बता दिया जर्मनी वाला। हाँ, नहीं कोई बात नहीं। और आज इन्होंने कल, मतलब एआरडी करके है उनका एक चैनल है, उसके खिलाफ कारण ये बताते हैं टिट फॉर टैट। जर्मनी ने इनके एक एडिटर को, चीफ को, इनका चैनल है कोई चैनल 1 जिसको कहते हैं, उस पर बैन किया, या उसके, वैसे बाय द वे चैनल 1 यूरोपियन यूनियन ने बैन कर रखा है, तो जर्मनी ने भी उनके ब्यूरो जो थे, चीफ थे, उनको मना कर दिया, कैमरामैन को नहीं आने दिया। इसके बदले में 2 को इन्होंने भगा दिया, कहते हैं कि नहीं संभलेंगे तो हम उनका जो चैनल है
उसको हम बैंड कर देंगे रूस में। तो ये तो चीज चलती रह रही है। जहां तक पुतिन पहुंचे हुए हैं, मिले हैं टोकायो से, यानी कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट से, बड़ा महत्वपूर्ण है। कजाकिस्तान और एक छोटे, वैसे छोटे नहीं, कहने के लिए बहुत बड़े हैं, लेकिन रूस के तुलना में छोटे देश हैं, और उसके अन्य और भी देश हैं जो आसपास सटे हुए हैं। जब यूएसएसआर के लोग पार्ट थे तो कोई लफड़ा नहीं था, यहाँ का सामान वहां, वहां का वहां जाता था। और अब रूस का बहुत सारा माल इनके थ्रू जाता है, तेल वगैरह जो भी है, अनाज है, वो सब जाता है। और कजाकिस्तान का जो जाता है यूरोपियन यूनियन को जाता है, पूरे यूरोप को जाता है रूस के इसके करके। और रूस से अब चूंकि प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आया है, जिसके कारण ये चाह रहे हैं कि एक इंडिपेंडेंट रूट बना जाए। पूरी दुनिया में रूट बन रहा है चीन के जिस किया है। हमारा भी भारत से लेके चेन्नई से होते हुए कहीं उत्तरी ध्रुव के आसपास होते हुए रशिया जाएगा, और ये पूरे दुनिया में कोशिश की जा रही है। कुछ समय पहले हमने बात की थी तुर्की और ईरान के थ्रू से, कहीं ईरान को बाईपास करके करने की बात हुई थी। अब ये लोग रशिया को बाईपास करके बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी महारत इन्होंने हासिल कर ली है, चीन को दीजिए तो महीनों में क्या, हफ्तों में तैयार कर देता है बहुत सारी चीज। तो इसमें ये गए हुए हैं और इन्होंने बहुत सारी बातें की। वहां के प्रेसिडेंट तुकादेव से दोनों की क्या बातें हुई, कुछ गुप्त बातें हुई जिनको पूरा खुलेआम नहीं बताया गया। और इसमें बहुत सारे चीज, जिसमें कि एटॉमिक पावर की भी बातें की गई, तेल की भी बातें की गई, अनाज के आदान प्रदान की बातें की गई, सुरक्षा की बातें की गई, हर बातें की गई। और लगता है कि बहुत हद तक पुतिन इनको मनाने में, और इनके साथ साथ अन्य जो आसपास के जो एक दो देश और है, उनको ही मनाने में बड़ा सफल हुए हैं। और इसलिए कहें तो इनकी बड़ी ही सफलतापूर्वक यह मीटिंग रही है। जी, वो बंदा जिसने यूक्रेन रूस जंग की समाप्ति के बाद एक शांति प्रस्ताव दिया था, जिस पर हम लोग शायद एक बार चर्चा भी कर चुके हैं। खबरें चल रही हैं कि ट्रंप ने उसी को रूस और यूक्रेन का दूत बना दिया है। वो क्या थे ऐसे की बात कर रहे हैं? जी हाँ, आप सही कर रहे हैं। और संभवतः ये वही थे, और इसके पक्ष में है कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध को तुरंत बंद किया जाए। इन लोगों को डर है कि कहीं वह न्यूक्लियर वॉरफेयर में ना बदल जाए, और इसलिए बनाया हुआ तो यूक्रेन के लिए झटका है। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि सत्ता में आने से पहले कुछ बोलना, सत्ता में आने के बाद करना है। हमारे देशवासी इससे बिल्कुल इससे सहमत होंगे, बहुत अंतर है, बिल्कुल उल्टा चल जाते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जरूरत पड़ी है, और अमेरिका सोच रहा है, और खासकर एक व्यापारी के हाथ में जा रहा है जो खुद पूंजीपति है। मैं ट्रंप की बात कर रहा हूं। बिल्कुल। तो ऐसा लगता है कि वो चाहेंगे कि वहां युद्ध रोक दिया जाए। जी, चलिए अमेरिका से जुड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। और आपने कहा डर, और ट्रंप का जिक्र किया, तो उनके मंत्रियों को बड़ी धमकियां मिल रही हैं। और लोग कह रहे हैं साहब ट्रंप को तो चुनाव के दौरान भी लोग मारने वाले थे। ये सब चल क्या रहा है? और ये इशारा क्या बाइडेन की पार्टी की ओर करता है कि वो हार गए तो इसलिए इनको मारना चाह रहे हैं, या ईरान के खिलाफ इन्हें कोई प्रोपेगेंडा रचना है? ये मसला उठाया था, एक लेडी है, एक तरह से मंत्री बनेंगी, और इस ट्रांजिशन को, मतलब ट्रंप के साथी उनकी स्पोक्स पर्सन है, उनकी तरफ से बयान दिया गया कि इस ट्रांजिशन के दौरान भी हमें खतरा आ रहा है। और कई हमारे वैसे नेताओं के खिलाफ जो मंत्री बनने वाले हैं, बॉम्ब का खतरा दिया गया। कुछ जगह में ऐसा बदमाशी किया गया है कि अप्रत्यक्ष रूप से पुलिस को उन्होंने खबर किया है कि इनके घर के सामने कुछ असंदिग्ध व्यक्तियों को देखा है। और यह एक तरह से खुलेआम बदमाशी है, जिसको हम कहें तो वो कहते हैं कि स्वैटिंग कहते हैं। स्वैट मतलब थप्पड़ मारना हल्का, लेकिन स्वैटिंग इस भाषा में मतलब वो मतलब होता है कि अप्रत्यक्ष रूप से डराना धमकाना। पुलिस आके पूछताछ करेगा, और एफबीआई से पूछा कि उन्होंने कहा कि हम इसके जानकारी हम खोजबीन कर रहे हैं। क्यों ऐसा किया जा रहा है कहना बड़ी मुश्किल है, लेकिन क्या यह ट्रंप को धमकाने की कोशिश है? हो सकता है वो हो कहीं ना कहीं से, और यदि ऐसा है तो किनका हाथ है कहना बड़ा मुश्किल है अभी। जी, चलिए, जब से ट्रंप ने बयान दिया कि कनाडा पे 25% और मैक्सिको पे 25% और चाइना पे 10% का अतिरिक्त जो है वो टैरिफ बढ़ा देंगे, तब से खबरें चल रही हैं कि इससे 4 लाख नौकरियां जाएंगी। लेकिन इस खबर को साइड करके एलन मस्क जो है वो अधिकारियों को हड़का रहे हैं। एलन मस्क जब से बना गया है, इनको कहा जा रहा है कि यह मंत्री बनेंगे या को मंत्री बनेंगे हमारे विवेक रामास्वामी के साथ, डिपार्टमेंट ऑफ एफिशिएंसी। तो यानी जो फ्लैब है, यानी तथाकथित जो मोटापा है जो फैला हुआ है, उसको काट छाट करना है, यानी ब्यूरोक्रेसी कम करना है। और इसलिए इन्होंने अब नाम लिख के
किस पद पे कौन से हैं जो उसके हेड हैं, उनके खिलाफ इन्होंने ट्विटर पर डाल दिया। ट्विटर तो इनकी बाप की है, खुद की है, और यह एक तरह से मतलब इलीगल है, लेकिन मतलब समझ ले कितना चिलिंग इफेक्ट है। हमारी नौकरी है और खुलेआम हमारा नाम ट्रंप, दुनिया का सबसे अमीर आदमी जो खुद मंत्री बन रहा है और हटाने की धमकी भी दे रहा है। इसने ट्विटर में भी मतलब 50-60% लोगों को बिना वेतन दिए, बिना कुछ किए हुए भगा दिया था, हालांकि बाद में कोर्ट के बाद से इनको देना पड़ा शायद। तो ये धमकियां दे रहे हैं। तो ऐसा आदमी जो कि नौकरियों खत्म करने पर टिका हुआ है, और अमेरिका के लोगों ने ऐसे लोगों को चुनाव में जिताया, चूंकि उनके पास कोई था नहीं चारा, इस उसके जगह पर इसका किया है, विकल्प की राजनीति सोचने में असक्षम है, इस तरह से उनको अज्ञानी और अंधविश्वासी बनाया गया है। मेक अमेरिका अगेन पर बड़ी खुश हो रहा है, जैसे इनको भी ग्रेट बनाया जाएगा। देखिए आगे क्या होता है, वहां बेरोजगारी बड़ी भयंकर रूप से बढ़ने वाला है। जी, ट्रंप की धमकी के बाद बताया जा रहा है कि कनाडा और मैक्सिको ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, अपने यहाँ पे बड़ी मीटिंगे कर रहे हैं, और चाइना भी कुछ हरकत में आया है। आपके पास क्या क्या जानकारियां हैं? हाँ, जहां तक मेक्सिको की बात है, उनके इकोनॉमिक मिनिस्टर, वहां फिनांस में इकोनॉमिक मिनिस्टर कहते हैं, क्यों वो जाने, उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ जैसे एग्जाम्पल के लिए कार बन रहा है मेक्सिको में, वह अमेरिका की ही कंपनियां कार बना रही हैं और वहां से लेती है। कारण क्यों अमेरिका दूसरे देशों में बनाता है या फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड भेजता है? क्योंकि दूसरे देशों में लेबर पावर बड़े सस्ते हैं, है ना, वहां से आधे से कम दाम मिलते हैं। वहां के लेबर लॉ जो भी है वह लेबर यानी वर्कर के पक्ष में नहीं है। इंडिया में भी जो हम कहते हैं कि बाहर से विदेशी पूंजी आए हमारे यहाँ काम करने के लिए, बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारे यहाँ इस तरह के कानून बना दिए हैं कि लेबर आपके खिलाफ में विरोध नहीं करेंगे, यानी हमारे मजदूरों को मारो, यहां से लूटो, उसका कुछ हिस्सा हमारे पूंजीपति और हमारे सरकार को दो ताकि हम भी ऐश करें, वैसा चीज है। और ये 2-3 चीजों को मिलाकर वैसा बनाया गया। और उसी कार को जो तुम वापस लाओगे, कार का एग्जाम्पल मैंने दिया था, उस पर तुम 25% टैक्स बढ़ाओ तो कहां से आएगा? तो 4 लाख से अधिक मजदूर, और जो अमेरिका में जाके जो ट्रक जाते हैं जिस पर मजदूर काम करते हैं, अमेरिकी मजदूर ड्राइवर होते हैं, उनकी नौकरी में खतरे में। यानी तुम जो गोली चला रहे हो, अंग्रेजी में कहावत है फायरिंग एट ओन फुट, यानी तुम आगे मार रहे हो, खुद ही मार रहे हो। छोटा सा पुराने जमाने की फिल्म में वो जेम्स बॉन्ड की आती थी, जेम्स बॉन्ड के ऊपर 3-4 गोलियां तनी होती थी, वो अपना बंदूक दे देता था कि ठीक है मारो, और पूछते थे अंतिम इच्छा बताओ, तो अपनी मेरी गोली से मारो। वो बंदा गोली मारता है और उसमें ऐसा मैकेनिज्म कि पीछे की तरफ फायर होता है, खुद मर जाता है और जेम्स बॉन्ड वहां से निकल बैठता है। वही चीजें अमेरिका कर रहा है। जी, ये वेनेजुएला के अधिकारियों पर प्रतिबंध क्यों लगा रहा है अमेरिका? ये बदमाशी है। अब वैसे बाय द वे पिछले महीने बाइडेन प्रशासन ने मान लिया है कि जो चुनाव हुआ है वो सही है गलत जो भी है, लेकिन वहां के जो राष्ट्रपति हैं वही एकमात्र अधिकारी हैं। तो उसके बाद से 180 लोगों पर टोटल, अभी 40-45 लगाया, टोटल 180 पे कर दिया। 300 अधिक से लोगों पे उन्होंने वीजा पर प्रतिबंध लगाया। कहते हैं कि ये लोग डेमोक्रेसी के खिलाफ है, जैसे तुम खुद बड़े डेमोक्रेसी के पक्षधर। बदमाशी और कुछ नहीं। अब गाजा से जुड़ी खबरों का रुख करते हैं, और मुझे लगता है यहाँ सबसे बड़ी खबर यही है कि नेतन्याहू आईसीसी जा रहा है ताकि उस वारंट को रद्द कराया जा सके। अभी तक तो ये लोग कह रहे थे कि हमने आईसीसी वाले प्रस्ताव पे साइन ही नहीं कर रखा है, हम उसको मानते ही नहीं और ये वारंट बेकार है हमारे लिए। तो जंगबंदी होते ही आईसीसी जाना क्या इस सवाल पैदा नहीं कर रहा है कि जंगबंदी इसीलिए की गई है ताकि वारंट को रद्द कराया जा सके? जंगबंदी का बहुत सारा कारण है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आईसीसी जिसको नकार रहे थे कि वह है ही नहीं, हम उसको नहीं मानते, गलत है, वह जो है हमारे खिलाफ है, हमारे इजराइल के खिलाफ है, हमारे यहूदियों के खिलाफ है। अब उसी के पास जा रहे हैं, यानी अप्रत्यक्ष रूप से मान रहे हैं कि वो सही है और हम रिक्वेस्ट करेंगे। हालांकि वह माना जाए कि नहीं जाएगा बाद में है, लेकिन हर चीज को डिले करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक जंगबंदी की बात है, जितना भी नेतन्याहू कूद ले, तो कुछ बातें स्पष्ट। एक तो ये कि जो मजबूत हिजबुल्लाह आया उसके खिलाफ तो मान गए, हमास के खिलाफ जिसको इन्होंने काफी कमजोर कर रखा है उसके खिलाफ भी मानने को तैयार नहीं है। दूसरी चीज, जो भी इन्होंने कोशिश की, इनके 100 से 150 सैनिक मारे गए, 1000 से अधिक इतने घायल हो चुके हैं जो कि दोबारा युद्ध में नहीं आएंगे। मानसिक प्रताड़ना इनकी अलग से है। हजारों हजार, 50-60 हजार से लाख के बीच में जो उत्तरी इजराइल से जो इनके अपने सेटलर्स बसे थे भाग गए हैं, वो भी तुरंत नहीं आ पाएंगे।
जो इनकी तमन्ना थी कि वहां की नदी जो एक डिवाइड करती जिसको आगे बढ़ जाए ताकि हम कब्जा कर लेंगे, वहां पे हिजबुल्लाह ने पूरी तरह से फॉर्मली रोक दिया, 1 इंच भी उसके आगे क्रॉस नहीं करने दिया। यानी हर तरीके से इनको हार का सामना करना पड़ा। एक ही सवाल मेरे जहन में आता है कि क्या चुपचाप इनके बीच में यह समझौता हो गया कि हमास के भी अगेंस्ट में ऐसा करेंगे, और होते ही पूरा केवल हिजबुल्लाह ही नहीं, हमास भी पूर्ण ताकत के साथ वापस वहां आ जाएगा, पूरे अपने सैन्य उसके साथ ताकत के साथ, जैसे हिजबुल्लाह पूरी तरह से ईरान और दूसरे ताकतों के मदद से, कुछ वैसे भी उनके पास हिजबुल्लाह के पास है, मिले हैं एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल जो इन्होंने मारे, एंटी टैंक मिसाइल जिसका प्रोडक्शन रशिया में होता है। ये फिर से पूरी ताकत के साथ आ जाएंगे। इनका ख्वाब कि 50 साल तक के लिए ताकतवर नहीं बन पाएंगे, वह हवा में नजर आ रहा है। जी देखते हैं क्या होता है, लेकिन अभी तो स्थिति ये नजर आ रही है कि पूरा फोकस इस वक्त आईडीएफ का गाजा की तरफ होगा और हमास के लिए शायद चुनौतियां बढ़ने वाली हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह अब कोई हमले नहीं करेगा हमास के गाजा के समर्थन में। लेकिन इसी के साथ ये भी खबरें चल रही हैं कि एक और जहां आईसीसी वारंट रद्द कराने के लिए नेतन्याहू आईसीसी जा रहा है, वहीं वो अपनी अदालत में भी 10 दिसंबर को पेश होगा। लेकिन इसके अलावा एक खबर और है, फ्रांस कह रहा है कि वो आईसीसी वारंट के बाद भी नेतन्याहू को गिरफ्तार नहीं करेगा, लेकिन डच संसद बाकायदा प्रस्ताव पास कर रही है कि हम उसको गिरफ्तार करेंगे। दोनों घटनाओं पर आप क्या कहेंगे? फ्रांस की बड़ी तमन्ना थी, चूंकि लेबनान कभी उसके अंदर में था और उसका संबंध बेहतर है, और इसलिए काफी शौक में था कि उसके ऊपर आक्रमण हो गया। पूरी कोशिश की जा रही थी उनके तरफ से कि भाई इसको युद्ध बंद करो, और शायद अंदरूनी समझौता हुआ होगा कि फ्रांस हम आएंगे तो हमारे अगेंस्ट में वारंट को ना माना जाए। इसके ऊपर भी काफी हंगामा हो रहा है। डच पार्लियामेंट में केवल यही नहीं, उन्होंने प्रस्ताव पास किया कि जब आएंगे यानी नीदरलैंड में आएंगे तो उनको कैप्चर, उनको अरेस्ट किया जाए। यह भी प्रस्ताव पारित होगा। साथ यह भी कहा गया कि किसी भी तरह का बेमतलब का संबंध, आर्म्स सॉल्यूशन छोड़ दीजिए, बेमतलब का संबंध हम इजराइल के साथ नहीं रखेंगे। एक्सट्रीम दक्षिण पंथियों ने विरोध किया था लेकिन अल्पमत में थे और वहां जो वोटिंग हुआ उसमें हार गए। यह एक अच्छा प्रस्ताव उन्होंने पास किया है नीदरलैंड। जी चलिए, छोटे देश कुछ अच्छे प्रस्ताव पास कर रहे हैं, लेकिन जाते जाते बाइडेन तो $680 मिलियन के और हथियार दे रहे हैं, और पत्रकार पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं साहब ये तो पहले से बातचीत चल रही थी। झूठ बोल रहे हैं बाइडेन। वैसे कोशिश की थी वहां के लोगों ने, बर्नी सैंडर के साथ मिलकर, उन्हीं के पार्टी कुछ लोगों ने वहां के संसद में प्रस्ताव लाया था कि 600 मिलियन तो कुछ नहीं, इसके अगेंस्ट जो था $20 बिलियन का जो था आर्म्स अम्युनिशन हथियार था, उस पर रोक लगाने के लिए नहीं ला पाए। और बाइडेन चलते चलते उन लोगों को मदद करना चाहता है जिन्होंने इनको प्रेसिडेंट बनाया था पिछली बार, और वॉर इंडस्ट्रीज के जितने भी हैं, यूक्रेन में भी देने की जितना धक्कम धेल करके दे सके और इजराइल को भी दे सके। हालांकि उसकी अभी अंतिम इच्छा यह बाकी है कि जैसे भी हो कहने के लिए दिखा दे कि यहां भी वो हमास के खिलाफ भी युद्धबंदी की घोषणा करवा दे, जो कि नहीं लगता कि हो पाएगा। देखते हैं। जी एक और जहां ईरान इजराइल पर रासायनिक हथियारों के आरोप लगाते हुए हथियारों पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहा है, वहीं खबरें चल रही है कि ईरान अपने यहां आईएईए को साइड करके जो है कुछ बड़ा कर रहा है, जिसको कुछ ऐसा कहा जा रहा है वहां की भाषा में सेंट्रीफ्यूज जो है वो बड़ी तादाद में बना रहा है, बड़ी तेजी से बना रहा है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। वैसे एक हम चीज देखें तो ईरान की जो पार्लियामेंट है उसके स्पीकर वो खुलेआम बोलते कि हमें एटम बम बनाना चाहिए, हमें करना चाहिए। सेंट्रीफ्यूज की जहां तक बात है, हजारों सेंट्रीफ्यूज जो कि संवर्धन करते हैं यूरेनियम का 235 का आइसोटोप यानी उससे बने हुए हैं, क्योंकि जो हम धरती के अंदर से निकालते हैं उसमें यूरेनियम शुद्ध रूप से नहीं मिलता है, और एटम बम बनाने के लिए या एटॉमिक पावर के लिए, एनर्जी के लिए, जो हम बिजली चलाए वगैरह वगैरह कर रहे हैं, जो कि जापान में भरा हुआ है और हर जगह दुनिया में इसका प्रचार हो रहा है। रशिया में भी काफी जगह, अमेरिका में भी, भारत में 2-3 जगहों में है। तो उसके लिए हमें संवर्धित यूरेनियम चाहिए जिसका उसमें शुद्ध रूप से 235 हो, और हजारों जो अभी बंद पड़े थे उसने शुरुआत कर दिया, गैस डालने में शुरुआत कर दी, और उसमें कहते हैं कि 50% से 60% तक संवर्धित करने की या एनरिच करने की उसमें ताकत है। और ये वहां के पार्लियामेंट के जो स्पीकर वो कहते हैं कि 70 से 80% तक बढ़ाओ, यानी प्योर यूरेनियम लेने की कोशिश करो। 90% होने पर या उसके नजदीक जाने पर यूरेनियम बना सकते हैं बॉम्ब।
यानी एटॉमिक बम बना सकते हैं, जो कि अभी इनके पास 5-6 के बराबर है, और जितना जल्दी हो सके वो बनाने का 1 दर्जन तक बनाने की कोशिश कर लो ताकि हो सके, और उस कैपेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और इस पे यह भी कर रहे हैं कि अभी जो E3 यानी फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड के साथ जो बातचीत हुई थी, उनको बता दिया गया हमारे तरफ से एटम बम बनाने की कोई बात नहीं है, हम क्यों नहीं बनाए, हम तो अपने एनर्जी सेक्टर के लिए बना रहे हैं, बिजली बनाने के लिए कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। तो बड़ा ही कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है उनका, लेकिन फिर भी यह लग रहा है कि ईरान अब एटम बम बनाने की बड़ा करीब है, या हो सकता है उसने बना भी रखा हो, और भी अधिक पावरफुल बम बनाने की तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हो सकता है ये किसी रणनीति के तहत भी किया जा रहा हो, क्योंकि जिस तरीके से नेतन्याहू ने कहा कि अब उसका पूरा फोकस ईरान पर है, तो ईरान भी क्यों हल्की बातें करे, वो भी अपने वजूद को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए और अपना दमखम दिखाने के लिए उन चीजों को क्यों ना करे जिससे पूरी दुनिया में ईरान का एक असर पैदा हो। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।